हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का रिलेशन निकालने वाले हैं और फाइनली हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके एक रिलेटेड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक ही प्रॉब्लम करेंगे लेकिन उसमें कई सारा कॉन्सेप्ट मिक्स रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्यों आया है उसको समझ लेते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर मोशन में हर एक क्वांटिटी के लिए, हर एक इक्वेशन के लिए एक एनालोगस इक्वेशन हम लोगों को मिल जाता है। कहाँ पे? रोटेशनल मोशन में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशंस, यहाँ पे फोर्स वहाँ पे टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स रेलिवेंट है, लीनियर मोशन में फोर्स रेलिवेंट है, लेकिन एंगुलर मोशन में सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा। आर क्रॉस एफ मतलब जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा जो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा और उसका डेफिनेशन क्या होगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स जो काम कर रहा था एंगुलर मोशन में, मोमेंट ऑफ फोर्स काम कर रहा था या फिर टॉर्क काम कर रहा था। मतलब फोर्स का एनालोगस थिंग एंगुलर मोशन में क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम का एनालोगस थिंग्स एंगुलर मोशन में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स which is equivalent to force, okay, analogous to the force in linear angular motions. So there is a analogous thing of angular momentum, okay, of linear momentum in rotational motion which is known as angular momentum या फिर बोल सकते हैं moment of force। तो moment of angular momentum क्या होगा, moment of linear momentum क्या होगा? R cross P। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या निकल गया? आर क्रॉस पी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम। पी का मतलब क्या होता है? पी मतलब जो हम लोग पढ़ चुके थे एम मल्टीप्लाइड बाई वी। लीनियर मोमेंटम जो होता है वही पी है। तो यहाँ पे ये जो आर क्रॉस पी है इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा? आर पी साइन थीटा। थीटा मतलब क्या है? एंगल। किसका बीच में? आर और पी के बीच में। यहाँ पे और एक वर्ड यहाँ पे ऐड करना है। जब भी हम लोग एंगुलर मोशन में काम करेंगे तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं? टॉर्क निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो सारी चीज़ जब हम निकालेंगे तो एक चीज़ स्पेसिफाई करना है, वो है एक्सिस या फिर ओरिजिन। दोनों ही चीज़ हम लोग को स्पेसिफाई करना है। मतलब अगर हम लोग एक्सिस बदल देंगे तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। ठीक है, लीनियर मोशन में वो नहीं होता है। यहाँ पे एक एक्सिस होता है, अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक ही फोर्स, एक ही जगह पे लगने वाला फोर्स अलग अलग इफेक्ट देता है। जैसा कि इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और ऐसे फोर्स लगाएंगे 2 न्यूटन तो ऐसे घूम जाएगा। अब यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो उसके लिए अलग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, एक्सिस अगर हम लोग बदल देंगे तो इफेक्ट अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हम लोग एक्सिस को स्पेसिफाई करेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस, टॉर्क ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस, वो एक्सिस स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एल इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि टॉर्क का फॉर्मूला था, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ऐसा था। और हम लोग इसको क्या लिखते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो होगा, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, एल इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा। और एल इक्वल्स टू क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। तो तीनों में से जो भी फॉर्मूला सुइटेबल होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम लोग उसको लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशंस। अब हम लोग निकालने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं। हालांकि हर चीज़ का एनालोगस है, तो इसका एनालोगस इक्वेशंस क्या हो जाएगा? एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और पी की जगह आ जाएगा एल। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स
एंगुलर मोशन में हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। मतलब हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन है कि इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन होना चाहिए, तो लेट अस वेरीफाई इट। हम लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये एक डेरिवेशन भी है और इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन हम लोग फाइंड भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको लिख लेना है dl/dt इज इक्वल्स टू ddt ऑफ r क्रॉस p। यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, दो चीज़ का मल्टीपल है तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है, इसका डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट, उसके बाद इसका ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, पहला जो चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस p प्लस ए सिंपल रहेगा, इसके ऊपर डिफरेंशिएट लगेगा। डिफरेंशिएट का रूल है, कोई नया चीज़ नहीं है। अब देखो dr/dt इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, p मतलब लीनियर मोमेंटम, उसकी जगह हम लोग m मल्टीप्लाइड बाय v लिख सकते हैं। और dp/dt इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, जब भी हम लोग कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि dp/dt इज इक्वल टू फोर्स होता है, वो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है और वो इक्वेशन हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो उसे साइड में ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब देखो m तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो v क्रॉस v, दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस है और यहाँ पे है r क्रॉस f। अब यहाँ से ध्यान में देखो v क्रॉस v, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सेम वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, a b साइन थीटा। तो यहाँ पे v क्रॉस v तो क्या होगा, v साइन जीरो, क्योंकि v और v के बीच में एंगल क्या है, दोनों तो सेम ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर को हम लोग क्रॉस कर ले, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, मतलब ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा जीरो। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, r क्रॉस f। और r क्रॉस f का क्या मतलब है, r क्रॉस f का ऑलरेडी मतलब हम लोग को मालूम है पिछले क्लास में, वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, dl/dt इज इक्वल्स टू क्या निकला, टॉर्क, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था वही निकला। इसका एक इक्विवेलेंट इक्वेशन हम लोग को एंगुलर मोशन के लिए भी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू dl/dt। ये प्रूव एक डेरिवेशन है, ठीक है, ये भी आ सकते हैं, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क। ये डेरिवेशन है और ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन भी है। ठीक है, लीनियर मोशन में जो जो मिलेगा एंगुलर मोशन में उसका एक इक्विवेलेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्वांटिटी चेंज हो जाएगा लेकिन इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम और फोर्स का एक रिलेशन है, तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के भी एक रिलेशन है। समझ में आ गया। अब ये तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए है। अब मान लेते कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो उसके लिए क्या होगा उसे देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास कई सारा पार्टिकल्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सिस है, कई सारा यहाँ पे पार्टिकल्स है और हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसी इसका r1 है, इसका r2 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ri वेक्टर है और इसका मास mi है। ठीक है, कंसीडर एनी आर्बिट्ररी पार्टिकल्स हुज पोजीशन वेक्टर इज ri वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे कई सारा है, तो हम लोग कोई एक मान लें आयत जो बॉडी है उसका आयत पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर्स। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो इज इक्वल टू क्या होगा, r क्रॉस p, r1 क्रॉस p1, r2 क्रॉस p2, r3 क्रॉस p3, ऐसा करके सब जोड़ेंगे तभी ना होगा एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ r, ऐसा होगा। जो li है आयत पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको सम कर देंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, अलग पार्टिकल का अलग अलग सब जोड़ देंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ri वेक्टर क्रॉस pi वेक्टर, उसको समेशन करेंगे i के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ri क्रॉस pi है, वेरी सिंपल। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
dl/dt, तो क्या हो जाएगा, वो एक ही चीज़ आएगा, I क्रॉस dpi/dt प्लस dri/dt क्रॉस एक ही तरह का होगा pi, इसके ऊपर भी समेशन। तो ये जो चीज़ है dr/, ये भी होगा और v के बाद एक a टर्म तो जीरो हो गया पहले ही, इसको हम लोग और नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ri क्रॉस fi, ठीक है, ri क्रॉस fi ब्रैकेट, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, पिछले जैसे किए थे वैसे। इस टर्म को यहाँ पे लिखते हैं, ये जो सम ओवर ri क्रॉस fi है, इसका मतलब क्या है, fi मतलब आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स, टोटल फोर्स। तो ये जो आयत पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, वहाँ पे कई सारा फोर्स लग सकता है, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है ये भी हो सकता है, या फिर उसके अगल बगल में जो पार्टिकल्स है, सिस्टम का ही पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ri क्रॉस fi की जगह क्या लिख सकते हैं, f एक्सटर्नल प्लस fi जे मतलब क्या, जे मतलब यहाँ पे जो चीज़ है, इस तो समेशन ओवर आई होगा, यहाँ पे इंटरनल फोर्स और यहाँ पे भी एक समेशन होगा जे के ऊपर, आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन लगा रहे हैं, जेथ पार्टिकल्स। मतलब मान लेते कि यहाँ पे 6 पार्टिकल्स है, तो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर बाकी 5 फोर्स लगाएगा, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर बाकी 5 ऐसे म्यूचुअल फोर्स लगा रहे हैं। ये जो टर्म है, ये टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इसको सम करेंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। पहले हम लोग देख चुके हैं, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, F12 होता है तो F21 होता है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो ये जो टर्म होगा वो तो ऐसे ही फिनिश हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, ri क्रॉस fi एक्सटर्नल, इसका सम। तो ये जो चीज़ है, ये क्या होगा, टॉर्क होगा, टॉर्क एक्सटर्नल, टोटल टॉर्क, ये क्या होगा, टाउ आई एक्सटर्नल, उसके सम, मतलब सिस्टम का टोटल टॉर्क। तो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे इक्वेशन निकल गया कि टाउ एक्सटर्नल, टोटल जितना एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू dl/dt। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वैल्यू है, सिंगल पार्टिकल के लिए क्या है, टाउ इक्वल्स टू dl/dt, और यहाँ पे क्या है, टोटल टॉर्क इज इक्वल्स टू dl/dt। लेकिन यहाँ पे इंटरनल के लिए कोई टॉर्क नहीं होगा, इंटरनल फोर्स कोई टॉर्क क्रिएट करता है, क्योंकि वो वैनिश हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू dl/dt। ये हो गया पूरा सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, अगर इफ f इज इक्वल्स टू 0 देन dp/dt इक्वल्स टू 0 देन p इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन। If the net external force on a system is 0, then its momentum remain conserved था, linear momentum। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, if net external torque is 0, then its momentum remain conserved, not momentum, यहाँ पे angular momentum। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, law of conservation of angular momentum। क्या बोलेंगे, if tau external equals to 0, dl/dt equals to 0। और किसी का डिफरेंशिएट करने के बाद 0 तभी आता है जब वो चीज़ कांस्टेंट रहता है, मतलब L इज कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा कोई भी सिस्टम का, अगर बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है। तो लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे क्या होगा, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, यहाँ पे फोर्स नहीं बोलेंगे, टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो टोटल है सिस्टम का वो एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, then the total angular momentum of the system remain conserved. This is known as law of conservation of angular momentum। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, और उसके बाद क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
एक ही प्रॉब्लम में कई सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके थे वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ज़ीरो है, या फिर बोल सकते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है और उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो लग रहा है, मतलब उसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, वो घूम भी नहीं रहा है, आइदर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्मली घूम रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम के रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। कई सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, यूनिफॉर्म मतलब उसके जो मास है अलग अलग जगह पे सेम है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि इसका ऊपर का पोर्शन ज़्यादा भारी है और नीचे का पोर्शन का वेट कम है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ वॉल, एक वॉल है, ऐसे मान लेते कि एक वॉल है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है और ये वॉल है। ये जो वॉल है स्मूथ है, स्मूथ होने का मतलब क्या होता है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर एक ऐसा रेस्ट में है, इस एक रेस्ट में एक लैडर है। ये लैडर जो है इसका टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल जो लेंथ है वो 10 मीटर है। 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ द लैडर, ओके। एंड 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, इसका जो बेस है वो 6 मीटर दूरी पे है वॉल से, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो वेट है, इसका जो मास है 20 kg है। तो 20 kg कहाँ से एक्ट होगा, कोई एक पार्टिकल रहेगा तो उसका m/g नीचे रहता है। अगर ऐसा बड़ा पार्टिकल रहेगा तो उसका m/g कहाँ से एक्ट करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए m/g मतलब उसका वेट कहाँ पे काम करता है, उसका सेंटर में। तो क्योंकि यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म मतलब इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, ये 10 है तो 5 में होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटी मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है वो फोर्स लगाएगा कितना, 200 न्यूटन। इसका मास है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 200 न्यूटन, m/g इसका मास हो गया। और क्या है, और इसके ऊपर एक पर्सन भी है, एंड मैन ऑफ मास 80 kg इज क्लाइम्ड ऑन द लैडर एट 8 मीटर। और 8 मीटर दूरी पे, नीचे से 8 मीटर दूरी पे मान लेते कि यहाँ पे एक मैन यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका मास कितना है, इसका मास है, इसका मास भी दिया है यहाँ पे 80 kg। तो इसका मास अगर 80 kg है तो ये मास 80 kg है और इसका लैडर है ऐसा, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एक तो लैडर इसको ऊपर फोर्स लगाएगा, कुछ रिएक्शन फोर्स लगाएगा और ये नीचे लगाएगा 800 न्यूटन। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये रिएक्शन फोर्स है, कुछ भी रिएक्शन फोर्स होगा, हम लोग को मालूम नहीं, कुछ भी एक मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, तो एन का वैल्यू क्या होगा, 800 के बराबर होगा। मतलब इसके ऊपर ये जो लैडर है इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, कितना, 800। कैसे पता चला, मैन इसको 800 नीचे लगाएगा, मतलब दोनों में एक म्यूचुअल फोर्स होगा एन, एंड दैट इज इक्वल टू 800। कहाँ से पता चला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाया है, मतलब 800 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगेगा। किसके लिए, वो यहाँ पे चढ़ा हुआ है इसलिए। तो इसके ऊपर लैडर के ऊपर दोनों फोर्स लग रहा है, एक तो है लैडर के वेट की वजह से, एक मैन का वेट की वजह से 800 न्यूटन। और क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। जहाँ पे कांटेक्ट है दो बॉडी, कांटेक्ट फोर्स, इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, N1 नाम देते हैं। और यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, N2। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जो कांटेक्ट में जब दो बॉडी आते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का बात है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये चीज़ ऐसा है, रुका हुआ है, मतलब ये इसका टेंडेंसी है इधर जाना, वो ऐसे जाना, मतलब ए पॉइंट का टेंडेंसी है इधर जाना, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स। इट ऑलवेज ऑपोजेस द रिलेटिव मोशंस। ठीक है, रिलेटिव मोशन अपोज करने का कोशिश करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये है टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग
क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम तो हम लोग बना लिए, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं। क्योंकि रेस्ट में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स विल बी 0। अब देखो दाएं तरफ जितना फोर्स बाएं तरफ उतना फोर्स, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल f मस्ट बी इक्वल्स टू n2, इक्वेशन नंबर 1। इसके ऊपर इधर लग रहा है f और इधर लग रहा है n2, दोनों बराबर है। और ऊपर जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स, ऊपर कितना फोर्स n1, नीचे कितना फोर्स 200 प्लस 800 मतलब 1000, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे n1 निकल गया, तो हम लोग n1 अगर निकल गया तो f निकालने की कोई बात नहीं, f इक्वल टू क्या होता है म्यू टाइम्स n1। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि म्यू दिया नहीं है और हम लोगों को f निकालना है। तो म्यू नहीं दिया है फिर भी f निकालना है, तो हम लोग ये दो इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास और भी इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा सकते हैं। म्यू तो नहीं दिया है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग लगा सकते हैं और एक इक्वेशन मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, नेट टॉर्क शुड बी 0, नेट फोर्स शुड बी 0। इसका मतलब दाएं तरफ जितना फोर्स बाएं तरफ उतना ही फोर्स, ऊपर जितना फोर्स नीचे को उतना फोर्स, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और नेट टॉर्क 0 इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जितना टॉर्क क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क। तो यहाँ पे कितना फोर्स है, 1 2 3 4 5 फोर्स लग रहा है। तो हम लोग एक्सिस कहाँ पे चूज़ करें, हम लोग एक्सिस जो है वो फ्रीडम है, हम लोग यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सिस को ऐसे चूज़ करेंगे, ध्यान में समझो, एक्सिस को हम लोग ऐसे चूज़ करेंगे ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन मिनिमम करना पड़े। 5 फोर्स में अगर हम लोग यहाँ पे एक्सिस लेंगे तो देखो ए अगर एक्सिस होगा तो इसके लिए कोई टॉर्क नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है एक्सिस के अलोंग लग रहा है। मतलब फोर्स के साथ एक्सिस का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, अगर ये एक्सिस है मान लेते हैं और ये ऐसा फोर्स जा रहा है तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो टॉर्क क्रिएट होगा। लेकिन अगर ए एक्सिस है उसके थ्रू ही जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 0 मतलब उसका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। जो फोर्स एक्सिस के थ्रू पास करता है उसका टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ पे लेंगे तो देखो इसका और इसका टॉर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस को और 3 चीज़ का टॉर्क निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो इसका टॉर्क खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 2 4 के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू चूज़ द ओरिजिन और एक्सिस एट दिस पॉइंट। हम लोग ए पॉइंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0। ये जो ओ है इसके रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 होगा। हालांकि यहाँ इसके रेस्पेक्ट में एक्सिस हम लोग कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आ गया, लेकिन हम लोग मिनिमम एफर्ट लगाएंगे, ऐसे हम लोग एक्सिस चूज़ करना है। तो इसको अगर एक्सिस चूज़ करेंगे तो स्मॉल एफ और n1 का काम खत्म, मतलब उसका कोई तो टॉर्क होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई एक्सिस के ऊपर फोर्स लगाएगा तो टॉर्क होगा। दरवाजा को हम लोग एक्सिस को खींचेंगे तो वो घूमेगा नहीं घूमेगा, उसको दूर में फोर्स लगाना पड़ेगा तभी घूमेगा। मान लेते फिक्स्ड है तो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा नहीं घूमेगा, लेकिन इसको ऐसे लगाएंगे तो घूमेगा। अब देखो ये जो लैडर है इसके ऊपर ए पॉइंट फिक्स्ड है, ये जो n2 लग रहा है ऐसा लग रहा है, ऐसे 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 इसको खींच रहा है कोई, तो ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये जो नीचे वाला वेट है ये इसको यहाँ पे अगर फिक्स्ड कर दो और यहाँ पे फोर्स लगाओ तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब क्लॉकवाइज लगाने वाला 2 फोर्स है, टॉर्क लगाने वाला, और एंटी क्लॉकवाइज 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टॉर्क क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल्स टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, क्लॉकवाइज टॉर्क 200 का है, अच्छे से देखना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज पहले लिख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, n2 है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात बहुत ही समझना है, ये है एक्सिस, ये फोर्स इधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए एक्सिस है और ए फोर्स इधर जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए वाला, ए इधर जा रहा है तो ए एक्सिस है, ए इधर जा रहा है, तो हम लोग को क्या निकालना है, ए डिस्टेंस निकालना है, ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा, ए 10 है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो ए 10 है तो ये 10 cos थीटा, ये अगर 10 है तो ये 10 cos थीटा और ये होगा 10 sin थीटा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 10 sin थीटा। मतलब यहाँ पे क्या होगा n2 × 10 sin थीटा। ओके,
क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज के लिए एक तो होगा 200, ये एक्सिस है, ये इधर जा रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस 5 है, ये बीच में है, तो ये होगा 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, ये डिस्टेंस कितना होगा 5 cos थीटा, प्लस अब 800, ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये है टोटल 8 cos थीटा। सो क्या होगा, फोर्स 800 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 cos थीटा। अब यहाँ पे देखना है 5 × 2000, सो हो गया 1000, 200। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस 6/10, मतलब क्या होगा 6/10 या फिर 3/5 हम लोग बोल देते हैं, प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू cos थीटा 3/5 n2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू साइन थीटा 4/5, cos थीटा 3/5 होने से साइन थीटा क्या होगा, रूट ओवर कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका करने से क्या होगा cos थीटा होता है, या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट को साइन थीटा वो वर्ग निकाल लेना, तो यहाँ पे 5 2 = 10, तो ये दाएं तरफ हो जाएगा 8n2, और यहाँ पे ए कट जाएगा 160 हो जाएगा, ए 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600, ये कितना होगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 160, 16 4 = 64, 6 3840, इसको ऐड करने से क्या होगा 0 4 4 4 इज इक्वल टू 8n2, तो यहाँ से निकल जाएगा n2 इज बराबर 4440/8 555 न्यूटन, n2 इज इक्वल टू 555 न्यूटन। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट चेंज आ सकता है आंसर में, अगर कोई बुक में दिया है ऐसा प्रॉब्लम तो आंसर नहीं भी मिल सकता, थोड़ा सा चेंज आ सकता है। क्या हम लोग जी 10 माना है, वो लोग 9.8 भी मान सकते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, तो ऐसे हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया n2 का वैल्यू निकल गया। अगर n2 का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन 1 से हम लोग बोल सकते हैं कि F बराबर n2, तो n2 इज इक्वल टू 555 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स इतना होना चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो हम लोग F इक्वल टू म्यू n1 लगा सकते हैं, लेकिन म्यू का वैल्यू तो नहीं है, इसीलिए हम लोग को और एक इक्वेशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, एंगुलर इक्वेशंस, टॉर्क। ठीक है, तो वैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। और अब म्यू भी निकाल सकते हैं इजीली। अगर म्यू निकालना होगा तो हम लोग को पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू n1 इक्वल टू 555, और n1 का वैल्यू तो पहले से ही पता है। n1 का वैल्यू कितना है, n1 इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 555/1000, मतलब क्या हो जाएगा 0.555, ऐसा हो जाएगा। म्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में भी एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।